नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज कर रहे हैं, उसमें लेसन 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हम लोग का लेसन 9 है। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं कि लेसन 9 में क्या दिया है। तो लेसन जो 9 हम लोग का है, नए साम्राज्य और राज्य, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटे तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा कि संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है। अरविंद सोचने लगा। चीज़ें हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति के बारे में पढ़ना है कि प्रशस्ति हमको क्या चीज़ें बताती है, किसके बारे में बताती है, उसी की चीज़ें में पढ़ना है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। जो समुद्रगुप्त है, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से पता चलती है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। नेक्स्ट अगली जो है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। जो समुद्रगुप्त है उसकी प्रशस्ति क्या थी, उसी के बारे में पढ़ना है। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, जहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश नीचे दिया गया है। प्रशस्ति का ही एक यहाँ पे अंश दिया गया है, इसी के बारे में हम लोग को देखें क्या चीज़ दिया है। योद्धा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ों, तीरों, भालों, बर्छों से, तलवारों से, लोहे की गदाओं से, नुकीली तीरों से तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, उन्हीं लोगों ने कहा ये चीज़ें लिखी और उन्हीं लोगों ने बताया कि जो उनके शरीर थे, जो उनका वदन था, जिस पे उन सैकड़ों घाव के दाग होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखते थे, उन्हीं के बारे में बताया गया। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या है, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनको अपने राज्य में मिला लिया था। जो ये नीचे मानचित्र दिया गया है, इसमें जो हरे रंग के जो दिए हैं, जो 9 शासक थे, उनको क्या किया, समुद्रगुप्त ने हराकर उनको अपने राज्य में मिला लिया था, उन्हीं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट जो अगली चीज़ दी है उसमें क्या दिया है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। जो यहाँ पे मानचित्र पे जो लाल बिंदु दिखाए गए, ये दक्षिणापथ के राजा थे, उनके बारे में ये लाल बिंदु से डॉट डॉट से दिखाया गया है। और 3rd नंबर पे क्या दिया है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और पश्चिमी एशिया के कई गण या राज्य आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, इनकी अवज्ञा का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो पड़ोसी देश हैं जैसे असम हुआ। 4th नंबर में क्या दिया है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, ये संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है। ये देखिए, सिक्के पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक की
प्रतिमा है, किस शासक को दिखाया जाता है, तो वो कौन है, समुद्रगुप्त है। अगली चीज़ क्या दी है, ये तो मानचित्र को हम लोग ने देख ही लिया। चलिए अब अगला देखते हैं, वंशावलियाँ क्या चीज़ें होती हैं। वंशावली के बारे में पढ़ना कि वंशावली क्या चीज़ होती है। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा के पिता और माता के बारे में बताती हैं। प्रशस्ति में उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवीगढ़ की थी। उनकी जो माता का नाम क्या था, कुमारी देवी था समुद्रगुप्त के, और वो किस लिच्छवीगढ़ से संबंधित थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। जो समुद्रगुप्त का नेक्स्ट यहाँ पे दिया विक्रम संवत के बारे में पढ़ना है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्ति के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मतलब जो विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। इनको बताया जाता है, ये एग्जाम में चीज़ें पूछा जाता है। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा जाएगा, हर्षवर्धन कौन है और हर्षचरित क्या है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी, हर्षचरित। जो हर्षवर्धन थे, इनकी जीवनी की नाम क्या है, इनकी जो जीवनी है, बायोग्राफी लिखी गई है, वो हर्षचरित है। उसको किसने लिखा है, बाणभट्ट, इनके दरबारी कवि ने लिखा है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावलियों देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयं त्यास्यांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। तो जो हर्षचरित है वो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई। इसको लिखा किसने है, बाणभट्ट ने लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली चीज़ हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता का और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष के कन्नौज को अपना अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। ये हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़े हैं। अगली चीज़ें देखते हैं, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। अलग अलग राजा जो थे अपने प्रशस्ति लिखवाते थे। प्रशस्ति में अपने युद्धों को, कार्य को, वर्णन के बारे में उसमें लिखा जाता था कि राजा क्या कार्य करते थे, किस तरह किस युद्ध को जीते थे। इस वजह से राजा क्या करते थे, अपनी प्रशस्तियाँ लिखवाते थे। उसी प्रकार पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में लेकर कावेरी नदी की डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। जो चालुक्यों का राज था वो किस किस नदियों के बीच था, तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ऐहोल थी। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्राचीन चालुक्य राजा थे। जो पुलकेशिन द्वितीय थे सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराने
राजा थे और सबसे प्रसिद्ध राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। नेक्स्ट जो अगली चीज़ क्या दी है, चलिए देखते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाया। उसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के रूप में भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। जो पल्लव और चालुक्यों को राष्ट्रकूट वंश और चोल वंशों ने क्या किया, पूरी तरह से युद्ध करके समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम लोग जो क्लास 7 की जो NCERT है उसमें पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, जो ये राज्य थे, इन लोगों की शासन व्यवस्था किस तरीके थी, किस तरीके से लोग अपना शासन चलाते थे, उसके बारे में देखा जाए। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्यरत करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन की प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रमुख कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थलों यानी लिपिकों को प्रधान जैसे लोग होते थे। ये उनके बारे में शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि अपना स्वतंत्र राजा स्थापित कर लेते थे। जो राजा थे, उस राजा के जो दरबार में लोग रहते, जो प्रशस्ति वगैरह लिखते थे, वो लोग इतना शक्तिशाली हो जाते थे, इतनी उन लोगों को जानकारी हो जाती थी कि वो लोग क्या करते थे, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना, जो राजा लोग थे उन्होंने अलग अलग प्रकार की सेना होती थी, उसी में क्या है, एक नए प्रकार की सेना के बारे में देखा जाए। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिकों की सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। तरह तरह के व्यक्तिगत सामंत, इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहलाते थे। सामंत किसको बोला जाता था? जिनको भूमि राजा के द्वारा जो सेना नायक रहते थे और जो राजा के द्वारा जिनको भूमि दी जाती थी, जो कर वसूलते थे, उनको सामंत बोला जाता था। जहाँ कई भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, दक्षिण के राज्य में क्या क्या सभाएं हुई उसके बारे में, इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। सभा किसे कहते हैं? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों की जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम
सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जो सभा थी वो क्या क्या काम करती थी, जैसे सड़क का निर्माण करवाना हो, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करनी हो, ये सब कार्य सभा के द्वारा होता था। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। जो नगरम है वो व्यापारियों के संगठन का ही नाम है। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक काम करती रहीं। अगली चीज़ नेक्स्ट दिया है, उस ज़माने में आम लोग, उस ज़माने में जो लोग रहते थे वो किस तरीके से, लोगों का रहन सहन कैसा था, जीवन कैसा था, उसके बारे में बताया गया। जनसाधारण के जीवन से थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास जो राजा के दरबार के चित्रण करते थे बहुत प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। जो राजा वगैरह थे लोग संस्कृत बोलते थे, और जो प्रजा वगैरह अन्य महिलाएं लोग रहते थे वो संस्कृत, वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्राकृत बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या है, वो अभिज्ञान शकुंतलम है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। जो अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है, एक दुष्यंत नाम के राजा और एक युवती की कहानी के बारे में उसमें दिया गया है, शकुंतला नाम की। उस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों को दुर्व्यवहार की बात की गई है। ये सब उनके अभिज्ञान शकुंतलम में दी गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक कहानी का छोटा सा टुकड़ा दिया गया, उसके बारे में देखते हैं। अभिज्ञान कालिदास की बुक की, अभिज्ञान शकुंतला बुक की एक यहाँ पे पेज चिपकाया गया। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्भाग्यवश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ क्या लिखा है, शराब खाने चल पड़े। मतलब अभिज्ञान शकुंतलम की ही ये कहानी दी है जो कालिदास ने जिनको लिखा था। यहाँ पर चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत माने जाते थे। ये जो नीचे पेज दिया है ना, अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, उसी के बारे में दिया है यहाँ से, और इसी के बारे में आम लोग और तो यही दिया है कि यहीं से ये जो पार्ट हम लोग छोड़े हैं ना, इसी के पार्ट का आगे का भाग है वो, तो उसको भी देख लिया जाए क्या चीज़ें उसमें। चीनी यात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत माने जाते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए कुल्हाड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते हुए यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। नेक्स्ट जो अगली चीज़ दी है, एक जगह बाणभट्ट द्वारा विमान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। राजा की सेना, उसके बारे में दिया गया। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेला गाड़ी पर या ऊंट तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लादकर ले जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए
रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूल का उपहार में लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है, किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। तो कल नेक्स्ट हम लोग की जो एनसीईआरटी है ये समाप्त हुई। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ था। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और मैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो हम लोग का नेक्स्ट लेसन है वो क्या है? लेसन 10 इमारती चित्र तथा किताबें। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।